कल ये सवाल शुरू किया था, डायरेक्ट मेथड से किया था, ऐसी है। नहीं नजर आ रहा? ये लाइट बंद कर लो। हाँ ठीक है, ए ध्यान से। अच्छा नहीं बच्चों, हमने कल डायरेक्ट मेथड पढ़ा था कैश फ्लो का, कुछ याद है किसी को? क्या ये आपको याद है, कल हमने कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकाला था 478, कैश पे टू सप्लायर निकाला था हमने 354, अदर एक्सपेंसेस पेड निकाला था 72, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकला था 52, टैक्स पेड निकला था 29, इंटरेस्ट पेड था 21 और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना था 2। बच्चों आज हमने यही सवाल दोबारा करना है इनडायरेक्ट मेथड से। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बच्चों ये लाइन सबसे पहले जो शुरू होगी याद रखिएगा, ये आपके सामने इनडायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। बच्चों इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहली लाइन कौन सी आनी है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स की लाइन आनी है। अब हमने बनाना है कैश फ्लो, हमने किस साल की बनानी है बच्चों? 2007 या 2006? अच्छा जी, तो हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो 2007 का चाहिए कि 2006 का? क्या हमें प्रॉफिट ऑलरेडी अवेलेबल है? ऑलरेडी प्रॉफिट हमारा कितना है बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बच्चों? 89। अगर रुपीज इन 1000 में लिखेंगे, अगर रुपीज इन 1000 में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 89। अच्छा जी, बच्चों इनकम स्टेटमेंट जरा बनाएं। क्या हम बच्चों इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं? सेल्स की फिगर क्या है हमारे पास? 500, ये नजर आ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर कितनी है? तो मुझे आप ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 190 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 80 लेस
इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हैं 21। तो बच्चों आप मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता सकते हैं 89। और गौर से देखो क्या क्वेश्चन में भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 89 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब डेप्रिसिएशन 12,000 की है। आपका क्या ख्याल है डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आई हुई? बच्चों क्या 6,000 की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर है और 6,000 की डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल है? ऑलरेडी शामिल है कि नहीं शामिल? ऑलरेडी शामिल है। क्या यहां तक की बात समझ आई? बच्चों क्या हमें टैक्स दिया हुआ सवाल में? तो ध्यान से, क्या टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है? टैक्स कितना है बच्चों 30। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 59। हमने जो सवाल अपना शुरू करना है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? तो बच्चों यहां से जब हम अपना सवाल शुरू करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं इस 89 में से टैक्स माइनस हो चुका है? सोच लो, इस 89 में से टैक्स अभी माइनस नहीं हुआ, लेकिन क्या इस 89 में से ऑलरेडी 21 माइनस हो चुका है? ये 80 माइनस हो चुका है, ये 310 कॉस्ट ऑफ सेल वाला माइनस हो चुका है, ये सेल का 500 ऑलरेडी इसमें एडेड है। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? तो हमें पता होना चाहिए ये जो 89 हमने यहाँ पे लिखा है इसमें क्या चीज माइनस हो चुकी है, क्या चीज ऐड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऊपर हम क्या बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, सादा अल्फाज में कैश अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? और बच्चों अगर किसी कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर 89 का प्रॉफिट हुआ है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि 89 के कैश की वैल्यू बिजनेस में आई है। क्या इसका ये मतलब है कि 89 कैश आया है? अगर किसी कंपनी में 89 का प्रॉफिट हुआ है तो क्या इसका मतलब ये है कि 89 का कैश आया है? ये मतलब नहीं है बच्चों। ये 89,000 जो आंसर आया है ये अक्रूवल बेसिस के हिसाब से आया है। इसमें कुछ ऐसे खर्चे माइनस हो चुके जिसका कैश से कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें कुछ ऐसे खर्चे माइनस हो चुके हैं शायद उसकी पेमेंट ही नहीं हुई और वो माइनस हो चुके। इसमें कुछ ऐसी इनकम ऐड हो चुकी है जिसका कैश से कोई लेना देना नहीं है। जरा सोचो एक मिनट के लिए, क्या इस 89,000 की कैलकुलेशन में पहले डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है? डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। अब सवाल ये है जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए थी? नहीं माइनस होनी चाहिए। अब बच्चों जरा गौर से, बच्चों मुझे बताओ क्या इस 89 से पहले ऊपर कहीं पे डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है? अब हम बनाने जा रहे हैं कैश की वैल्यू, इस 89,000 को कैश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो कैश में जब कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो बच्चों डेप्रिसिएशन उसमें माइनस होनी चाहिए। क्या डेप्रिसिएशन की वजह से मेरी 89 वाली वैल्यू ऑलरेडी कम है? क्या बच्चों मुझे डेप्रिसिएशन ऐड कर देनी चाहिए? क्या सवाल में 12,000 की डेप्रिसिएशन है? बच्चों 6 किस में शामिल है? कॉस्ट ऑफ सेल में, और 6 किस में शामिल है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। क्या मैं इन दोनों को वापस ऐड बैक कर दूं? बच्चों अगर मैंने यहाँ पे 12 से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया
तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया? मैंने जमा क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? यानी पहले माइनस हुआ है, अब जमा क्यों कर रहे हैं? हालांकि कल तो हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसको जमा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इंडायरेक्ट मेथड था, तो इनडायरेक्ट में फिर क्या ये कैश आइटम बन जाता है? हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि पहले क्या हो चुका है, हमें डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आ क्यों रही है फिर? कैश अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं आनी चाहिए, तो फिर आ क्यों रही है? यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या है? क्या ऊपर माइनस हो चुकी है तो नीचे ऐड करके ऊपर वाला इंपैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। ऊपर जो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है बच्चों, उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस हुई है तो नीचे ऐड कर दी स्टोरी, उसकी खत्म हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? क्या नहीं समझ आई? अच्छा जी, डेप्रिसिएशन का मसला हल हो गया। अब बच्चों, अगर बैड डेट्स होते सवाल में, क्या होते? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? वो पैसे जो डूब गए। क्या बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है कि नहीं? बच्चों, बैड डेट्स मेरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऊपर कहीं पे माइनस हुए होंगे। अगर मेरी प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऊपर कहीं माइनस हुए होंगे तो क्या बैड डेट्स की मैंने पेमेंट की है? सोच लो। क्या बैड डेट्स ऐसा खर्चा है जिसकी मैंने किसी को पेमेंट की है? सोच लो। तो बैड डेट्स होते क्या है? डेटर से पैसे लेने गए, पैसे नहीं दिए, एक्सपेंस हो गया। तो क्या डेटर को हमने अपने पल्ले से पैसे दिए? हमने डेटर को अपने पल्ले से पैसे नहीं दिए, लेकिन क्या हमारा नुकसान हो गया? हमारा नुकसान हो गया। तो क्या मेरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन में वो नुकसान ऑलरेडी माइनस हुआ पड़ा? ये ऐसा नुकसान है जिसकी मैंने किसी को पेमेंट नहीं की, लेकिन वो मेरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस है। अगर बैड डेट्स आपको सवाल में नजर आए तो बच्चों क्या करेंगे? जमा क्यों करेंगे? जमा क्यों करेंगे? यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो ऑलरेडी माइनस हुआ पड़ा है। हम निकालने जा रहे हैं वो कैश जो ड्यूरिंग द ईयर हमें हासिल हुआ, और उसकी कैलकुलेशन में बैड डेट्स नहीं होने चाहिए। तो जमा इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर क्या हुए पड़े हैं, माइनस, उसके इम्पैक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? अगर बच्चों यहां पे अमोर्टाइजेशन भी होती तो वो भी क्या करते, ऐड करते। क्यों ऐड करते? क्योंकि वो भी मेरे प्रॉफिट में ऊपर कहीं माइनस हो चुकी है, उसके इम्पैक्ट को भी क्या करना है, कैंसिल करना है। बच्चों, अगर यहाँ पे कोई डिस्काउंट अलाउड होता तो वो भी क्या करते, जमा कर दे। क्यों कर दे? क्या डिस्काउंट अलाउड खर्चा है? सोच लो। क्या डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है? क्या वो मेरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कहीं पे माइनस हुआ होगा? अब क्या पॉइंट ये है, डिस्काउंट अलाउ एक खर्चा है, लेकिन क्या उस खर्चे की हम पेमेंट करते हैं? हम पेमेंट नहीं करते। तो इसलिए वो माइनस हुआ पड़ा है तो क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। समझ आ गई बात? अब बच्चों, किसी जमाने में आपने पढ़ा था रीवैल्यूएशन लॉस, याद है? रीवैल्यूएशन लॉस पढ़ा था। तो क्या रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा? रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या होगा? लेकिन क्या मैं किसी को उसके पैसे देता हूं? उसकी तो किसी को पेमेंट नहीं होती। बिल्डिंग अभी भी मेरे पास है जिसके ऊपर लॉस हुआ, मैंने तो बेची नहीं बिल्डिंग। तो रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे प्रॉफिट में आता है? रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे प्रॉफिट में नहीं आता, वो सीधा रिटेन अर्निंग
रिटेनर में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है, तो सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है, ऐसे ही है। तो रीवैल्यूएशन लॉस भी ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड भी ऐड हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन भी ऐड हो जाएगा। अब आगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सोच समझ के जवाब देना बच्चों। क्या किसी प्लांट को बेचा हो, उस पर नुकसान हो जाए, तो क्या वो मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले माइनस हो चुका होगा? अब सोच समझ के जवाब देना। एसेट बेचा मैंने, पैसे आए होंगे, एसेट बेचा, एसेट बेचा, पैसे आए। तो जब पैसे आए होंगे बच्चों, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? तो वो किस एक्टिविटी में जाना चाहिए? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। तो बच्चों वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फिर क्या कर रहा है? यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर गौर से देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आना चाहिए। तो बच्चों ऊपर क्या हो चुका होगा? वो माइनस, नीचे क्या करेंगे? क्यों? उसको यहां से खत्म कर रहे हैं, लेकिन क्यों? वो अपनी जगह पे आएगा, जो उसकी जगह बनती है। वो जगह कौन सी है? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कौन सी जगह बनती है उसकी? अभी फिलहाल हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसका कोई हिस्सा नहीं। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? हमारे सवाल में इस वक्त इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में आएंगी। जब फ्यूचर में आएंगी तो परेशान नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से बच्चों गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या गेन मेरे प्रॉफिट में ऊपर कहीं पे जमा हुआ होगा? वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? बढ़ा देगा। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना। क्या ये बात समझ आई? माइनस क्यों करना है? क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। और दूसरी बात यह है, वो सेल ऑफ एसेट के ऊपर जो भी पैसे मिले हैं उसका ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ नहीं है। वो अपनी जगह पे आएगा, और उसकी जगह कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? अच्छा जी, तो बहरहाल ये बातें जब जब आएंगी तब तब देखेंगे। फिलहाल इनमें से कोई बात हमारे सवाल में नहीं है। अच्छा जी, एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन बच्चों 12 हमने ऐड बैक कर दी है, अच्छी बात है। बच्चों बैड डेट्स इस सवाल में नहीं है, लेकिन क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस, ध्यान से बच्चों, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस है 21 का? ये यहाँ पे ऐड करेंगे? क्यों ऐड करेंगे बच्चों? ये 89,000 की कैलकुलेशन में क्या ये 21 ऑलरेडी माइनस हुआ पड़ा? तो ये मैंने ऐड बैक क्यों किया बच्चों? तसल्ली से सोचो। इंटरेस्ट एक्सपेंस का ताल्लुक तो कैश के साथ होता है कि नहीं होता? तो हम भी तो कैश ही निकाल रहे हैं। हम इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड क्यों कर रहे हैं? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की चीज है, और हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल। क्या ये पॉइंट समझ आया जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बच्चों। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने लिखा था, पहला पॉइंट। क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा था कि इंटरेस्ट पेड लिखा था? पहली बात, इंटरेस्ट पेड लिखा, ऐसी। दूसरी बात, क्या वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे लिखा था कि ऊपर लिखा था? हम फिलहाल कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे कि मेन ऑपरेशन से हमने कितने पैसे इकट्ठे किए, उसके नीचे आ रहे, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर नहीं आना चाहिए। उसकी प्लेस है, प्लेस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे नीचे ही है। अब अगला सवाल ये है, सर जी ऑपरेशंस क्या होते हैं? बच्चों मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, आज दोबारा बताता हूं। क्या एक फैक्ट्री होती है,
फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है, प्रोडक्शन होती है, फिनिश गुड्स बनती हैं और ये कस्टमर को सेल होती हैं। बच्चों रॉ मटेरियल आता है तो पैसे जाते हैं, पैसे किसको जाते हैं? सप्लायर को। लेबर काम करती है तो लेबर को कैश जाता है। और बच्चों चीजें तैयार करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं तो कस्टमर से कैश आता है। वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं उसको कहते हैं बिजनेस ऑपरेशंस। उसको क्या कहते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस। तो बच्चों बिजनेस ऑपरेशंस में 3 रास्ते हैं जहां पे कैश आ रहा है कि जा रहा है। पहला, सप्लायर को जा रहा है कि आ रहा है, और कस्टमर से कैश आ रहा है। और कैश कहां जा रहा है? लेबर को। लेकिन बच्चों हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड में बिजली का बिल हो, उसमें भी कैश। ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? कल हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो, जरा गौर से देखो, 3 चीजें लिखी थी। पहली चीज क्या थी? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। दूसरी चीज क्या थी? कैश पे टू सप्लायर। और तीसरी चीज क्या थी? अदर एक्सपेंसेस पेड। अदर एक्सपेंसेस पेड से मुराद ये है सैलरी पे की है, किसी को सैलरी पे की है, या रेंट पे किया है, या बिजली का बिल पे किया है। क्या ये बात सबको समझ आई? तो ये आंसर क्या निकला था? ये वो प्योर कैश है जो हमने ऑपरेशन से इकट्ठा किया था ड्यूरिंग द ईयर। हमारा फोकस इस वक्त 52 की कैलकुलेशन, लेकिन किस मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। पॉइंट आपने याद रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। क्लियर सबको? अच्छा जी, अब बच्चों हमारे पास था प्रॉफिट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट। उसमें सबसे पहले हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन को ऐड किया। ऐड करने की लॉजिक क्लियर है सबको? क्यों? वो माइनस हुआ पड़ा इसलिए ऐड किया। इंटरेस्ट को क्यों ऐड किया? क्योंकि इंटरेस्ट की ये जगह नहीं है। इंटरेस्ट की जगह है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद। अब हम ऑपरेशंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी ये जगह नहीं बनती, तो इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। लेकिन ऐड क्यों कर रहे हैं? ऊपर माइनस हुआ था इसलिए क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ? $122। बच्चों क्या मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकता हूं? सोचो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैंने इंटरेस्ट क्या कर दिया है? ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन गया। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? लेकिन इसके साथ आएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल। बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब जरा सोचें वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट, करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। याद आया? अब जरा ध्यान से बच्चों, इस 89 की कैलकुलेशन में सोच समझ के जवाब देना। क्या इस 89 की कैलकुलेशन में 500 की सेल ऐड हुई पड़ी है कि माइनस हुई पड़ी है? ऐड हुई पड़ी है। 500 की सेल क्या हुई पड़ी है? ऐड हुई पड़ी है। कल आपको याद है आपने कैश फ्लो में 478 लिखा था। कैश इसी फ्रॉम कस्टमर का लिखा था 478। और बच्चों ये 478 वाला कैसे आया था? आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा डेटर से, क्लोजिंग बैलेंस लिखा डेटर में, सेल सारी आपने किधर लिखी थी? सेल सारी कहां पे लिखी थी? डेटर के डेबिट साइड के। तो कैश निकल आया था। नहीं बात समझ आ रही? और बोलो तो सही। अब बच्चों इस सवाल में जरा गौर से देखो, क्या इस 89 के ऊपर कहीं पे 500 एडेड है? 500 ऐड है। क्या 500 मैंने डेटर से लिया है? मैंने तो डेटर से 500 नहीं लिया। मैंने हकीकत में डेटर से कितने पैसे लिए हैं? 478। लेकिन मेरे पैसे तो ऑलरेडी जो एडेड है वो 500 है। क्या मैंने पैसे हकीकत में 478 लिए हैं? और मेरे पैसे ऐड कितने हुए पड़े हैं? ज्यादा ऐड हुए पड़े हैं कि कम? मेरे पैसे बनने चाहिए 478, लेकिन मैंने लिखे कितने हुए हैं?
500 ज्यादा लिखे हुए का कम। तो बच्चों क्या मुझे 22 रुपए माइनस करने चाहिए? 22 रुपए माइनस क्यों करूं? वो ऊपर लिखा हुआ +500, नीचे करेंगे -22, तो नेट करेंगे तो 478 बन जाएगा। सोच लो, नहीं समझ रही बच्चों? कल मैंने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना लिखा था? 478। आज भी मेरा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर क्या आना चाहिए? 478। लेकिन बच्चों मेरे इस 89 की कैलकुलेशन में 478 नहीं जमा हुआ पड़ा। क्या जमा हुआ पड़ा है? 500 जमा हुआ पड़ा है। मैंने डेटर से 500 नहीं पकड़ा, मैंने डेटर से क्या पकड़ा है? 478। मेरा आंसर 500 की बजाय क्या आना चाहिए? और इधर ध्यान से 478। अब जरा ध्यान से, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या बच्चों आपको सवाल में डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है? इसमें डिफरेंस कितना है? 22 का। क्या आपके पास अकल है? अब सोच समझ के जवाब देना। क्या मुझे डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत है? मुझे डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत, मैं जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लूंगा तो आंसर क्या रहेगा? आवाज नहीं आई। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे, आंसर क्या आएगा? 22। वही 22 मैंने यहां पे लिखना है। अब अगला सवाल यह है कि सर जी जमा करेंगे कि माइनस करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? इस सवाल में तो समझ आ गई है ना कि माइनस करेंगे, इसमें समझ आ गई। अब जरा लॉजिक सुनिएगा, गौर से देखो बच्चों, मेरे डेटर में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? मेरे डेटर में इजाफा हो रहा है। मैं इसके साथ हेडिंग लिखूंगा, इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स। अब मैंने लॉजिक बनानी है कि सर जी जमा कब करें, माइनस कब करें। अब लॉजिक याद रखिएगा बच्चों, जब किसी एसेट में इजाफा होता है, मतलब मैंने कुर्सी परचेज की, बिजनेस में एक चेयर लेके आया, तो क्या ख्याल है, कैश आएगा कि जाएगा? कैश जाएगा। जब भी किसी एसेट में इजाफा होगा, जब भी किसी एसेट में इजाफा होगा, कैश आएगा कि जाएगा? कैश जाएगा। मेरे डेटर में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है। कितना इजाफा हो रहा है? 22 का। तो माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। क्या ये बात याद रही? ये शॉर्टकट याद रखना। जब भी आपको ये भूल जाए ना कि प्लस करना है कि माइनस करना है, तो आपने देखना है कि डेटर में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है। अगर इजाफा हो रहा है तो माइनस, लेकिन अगर कमी हो रही है तो प्लस। अब उल्टा सोचो, मैंने चेयर को मार्केट में बेच दिया, मेरी चेयर मेरे बिजनेस में से कम हो गई, एसेट में कमी आई, लेकिन क्या कैश भी कम हुआ? कैश आया होगा बिजनेस में, कैश बिजनेस में आया होगा। तो क्या करेंगे, प्लस के माइनस? अब बच्चों जरा गौर से देखो, सोच समय के जवाब देना। ऊपर मेरा 500 जमा हुआ पड़ा है, नीचे 22 माइनस हुआ पड़ा है। क्या नेट मेरा डेटा से 478 जो मिलना था वो आ चुका है? एग्जैक्ट 478 मैच हो गया मेरा कि नहीं हुआ? तो बोलो तो सही। ये लॉजिक मैं आज आपको दे रहा हूं, हमेशा आपको ये चीजें मैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों आप देख रहे हो, क्या अभी तक मैंने कोई एक भी अकाउंट बनाया? मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया। कल मुझे एक एक लाइन के लिए वर्किंग करनी पड़ रही थी। आज मैं सारा सवाल करूंगा, मुझे एक भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं होगी। कल वाला सवाल जो था वो लॉजिकल था, एक एक बात समझ आ रही थी, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, एक एक बात लॉजिकल थी, समझ आ रही थी। आज कुछ चीजें लॉजिकल होंगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन आंसर हमारा मैच कर देगा। और दूसरी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मुझे एक भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको डायरेक्ट मेथड से ज्यादा आसान इनडायरेक्ट मेथड लगेगा। ठीक है जी, वो देखो 2 या 3 अटेम्प्टों तक। अच्छा जी, क्या बच्चों डेटर वाली वैल्यू जो है वो समझ आ गई सबको? नहीं समझ आई? अब अगली चीज,
बच्चों सप्लायर को कितनी पेमेंट की थी? 354, 354 माइनस होना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन मेरे इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितनी वैल्यू माइनस हुई पड़ी है? 310 माइनस हुई पड़ी है, ऐसे ही ना। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर क्या चीज माइनस हुई पड़ी है? 310 माइनस क्या होना चाहिए हकीकत में? 354। अब हमने 310 से 354 तक जाना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहली बात, क्या इस 310 में डेप्रिसिएशन भी शामिल है? और क्या वो डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी 6 रुपए की जमा कर दी है? तो अब मैं ये कह सकता हूं मेरे प्रॉफिट में अब सिर्फ 304 रुपए की वैल्यू माइनस हो रही। नहीं समझ रही बात? वो क्लियर है सबको? ऊपर 310 माइनस हुआ पड़ा है, नीचे मैंने 6 क्या कर दिया है? जमा। तो नेट इंपैक्ट कितना रह गया? 304 का नेट इंपैक्ट रह गया। क्या ये बात हजम होगी? पहले हजम कर दो। नहीं हुई? बता दे शाबाश। 310 मेरा माइनस है, नीचे मैंने 6 जमा कर दिया, नेट इंपैक्ट कितना आएगा? 304। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कितना इंपैक्ट आना चाहिए? 354 का। कितना फर्क रह गया? कितना फर्क रह गया? 50 का। अभी जरा कमाल देखिएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल से, ध्यान से, कॉस्ट ऑफ सेल से कैश पेमेंट तक 2 अकाउंट बनाए थे हमने कल, याद है आपको? कॉस्ट ऑफ सेल यहां पे लिखी, यहां से क्या निकाला? परचेज यहां पे लिखी, तो जाके कैश आया था। हमें 2 वर्किंग करनी पड़ी थी कल। अगर हम अकल इस्तेमाल करेंगे तो हमें 2 वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा गौर से देखिएगा कैसे। क्या आपको समझ आ रहा है बच्चों? 50 का डिफरेंस रह गया, 304 माइनस हुआ पड़ा है। होना कितना चाहिए था? 354। 50 का फर्क है। गौर से देखना, क्या मेरी इन्वेंट्री में कोई चेंज आ रहा है? सोचो जरा, क्या मेरी इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है? कितना आ रहा है? 45 का के 55 का? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना आ रहा है बच्चों? 45 का। मुझे बताओ प्लस करें कि माइनस करें? माइनस क्यों करें? एसेट में इजाफा हो रहा है तो कैश में क्या होगा? सीधी सी बात है, सोचो, इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है तो मुफ्त में हो रहा है, डेफिनेटली कैश गया होगा तो इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब आगे बच्चों गौर से देखो, मेरे क्रेडिटर में, गौर से देखो, मेरे क्रेडिटर में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 44,000 और क्लोजिंग कितना है? इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? कमी हो रही है। क्या मैं लिख सकता हूं डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से? अब कॉमन सेंस यूज करना बच्चों, अगर लायबिलिटी में इजाफा होगा तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? सोचो, लायबिलिटी में इजाफा होगा तो पैसे आएंगे, मतलब मैंने कर्जा लिया बैंक से, लायबिलिटी में इजाफा हुआ है लेकिन पैसे भी आए हैं। अब उल्टा सोचें, मैंने लायबिलिटी पे कर दी, पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे जाएंगे। अब गौर से देखो बच्चों, क्या मेरे क्रेडिटर में कमी आ रही है? मेरे क्रेडिटर में कितनी कमी आ रही है? 5,000। तो क्या ये पैसे आए कि गए? ये पैसे गए। पेमेंट की होगी तभी तो कम हुए बच्चों। ये जरा टोटल करके देखो, ये कितना इंपैक्ट बनता है? 50 का। ऊपर कितना माइनस हुआ पड़ा है? ऊपर ऑलरेडी कितना माइनस हुआ पड़ा है? 304। नीचे मजीद कितना माइनस हो गया? तो 304 ऊपर माइनस हो गया, 50 नीचे माइनस हो गया, तो टोटल 354 बन गया। नहीं समझ रहे?
हाँ जी बच्चों देखो दोबारा सुन लो, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले कितनी माइनस हो चुकी है? क्या इस बात पे यकीन है? मैंने 6 नीचे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो नेट मेरा कॉस्ट ऑफ सेल का इंपैक्ट कितना रह गया? 304 का रह गया। हालांकि मैंने हकीकत में क्रेडिटर को कितनी पेमेंट की थी कल? 354 आना चाहिए, लेकिन 304 आ रहा है। क्या कम पैसे आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। आना कितने चाहिए? 354। आ कितने रहे हैं? 304। तो बच्चों मैंने मजीद पैसे यहाँ पे माइनस कर दिए, 45 एक और 5 एक, नेट टोटल कितना हो गया? 50। 304 ऑलरेडी माइनस हो रहा था, 50 मजीद माइनस कर दिया। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 354 माइनस हो जाएगा। 354 ही मेरा माइनस होना चाहिए था। बच्चों आप सोच समझ के जवाब देना। हमें नजर नहीं आ रहा कि हमने डेटर से 478 रुपए लिए, हमें नजर नहीं आ रहा कि हमने क्रेडिटर को 354 रुपए पे किए, लेकिन समझ तो आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है कि इसमें 478 आ चुके हैं डेटर से और 354 पे किए जा चुके हैं क्रेडिटर। ये दोनों एडजस्टमेंट हो चुकी है हमारी। अगला पॉइंट बच्चों, कल हमने एक और चीज भी माइनस की थी, 72। कल हमने क्या चीज माइनस की थी बच्चों? अदर एक्सपेंसेस पेड। कितने? 72। अब जरा ध्यान से बच्चों, इस 89 के ऊपर, इस 89 के ऊपर क्या चीज माइनस हुई पड़ी है? 80 माइनस हुआ पड़ा। क्या माइनस हुआ पड़ा? 80। ये चीज क्लियर कर लो पहले। अदर एक्सपेंसेस मैंने कितने माइनस हुए पड़े हैं? 80। लेकिन बच्चों इस 80 में से 6 मैंने ऑलरेडी जमा नहीं कर दिया, डेप्रिसिएशन वाला। तो कितना इंपैक्ट रह गया? 74 का इंपैक्ट रह गया जो माइनस हुआ पड़ा है। 74 माइनस हुआ पड़ा, सोच लो। नहीं समझ आई बच्चों? होना कितना चाहिए था? 72 माइनस होना चाहिए था। कितना माइनस हुआ पड़ा है? 74। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, क्या प्री पेड एक्सपेंस में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? कितना है? 2000 का। अब वंस अगेन, प्री पेड एक्सपेंस मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। और एसेट में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? देख लो तसल्ली से। ओपनिंग एसेट कितने थे? 16,000। क्लोजिंग एसेट कितने हैं? 14,000। तो क्या मैं कह सकता हूं डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस? बच्चों जब एसेट में कमी होती है तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? ये दो जमा होगा कि माइनस होगा? जमा होगा। अब जरा बच्चों गौर से, ऊपर 74 माइनस हुआ पड़ा है, नीचे 2 जमा हो रहा है, तो नेट इंपैक्ट बताएं। 72 माइनस हो जाएगा। ये वही 72 है जो यहां पे माइनस हो रहा है। बच्चों क्या आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता सकते हैं? क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 52 बच्चों मेरा आंसर आ रहा है। क्या कल भी मेरा आंसर 52 ही आ रहा था? नहीं समझ आई? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 52। बच्चों कल मैंने एक एक चीज लॉजिकली कैलकुलेट की थी यार। असल में कस्टमर से कितने पैसे आए? 478। असल में क्रेडिटर को कितने पैसे पे किए? 354। असल में कितनी सैलरियां पे की? 72। असल में कितने पैसे मेरे पास बच गए? 52। आज मेरे पास कोई भी चीज असल में कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास अकल तो है।
अगर मेरे पास अकल है तो मुझे पता है इस 89 में ऊपर कहीं पे सेल जमा हुई थी, मैं सेल से कैश पेमेंट तक पहुंच गया। कैसे? उस सेल में मैंने 22 माइनस कर दिया, सेल में 500 में से 22 माइनस किया, 478 ऑटोमेटिकली बन गया। मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में 50 मजीद माइनस कर दिया तो मैं 304 से 354 तक पहुंच गया। मैंने 74 में 2 जो है जमा कर दिया, 74 माइनस हो रहा था, 2 जमा हो रहा था, तो वो 72 तक मैं पहुंच गया। तो बच्चों ये तीनों चीजों का इंपैक्ट अल्टीमेटली मैंने उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कैलकुलेट कर लिया है। अब नजर तो नहीं आ रहा आपको कहीं पे 478, लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है कि 478 आ चुका है, तभी तो 52 आंसर आया। 478 आ चुका है, 354 आ चुका है और 72 भी आ चुका है, इसी को तो 52 आंसर आया। लेकिन उसको कैलकुलेट करने का तरीका इनडायरेक्ट है। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ये 52 निकाला। लॉजिक समझ आ रही है? अब देखें बच्चों, मैं 89 से 52 तक पहुंच गया। क्या मैंने एक भी अकाउंट बनाया? क्या मैंने एक भी वर्किंग की है? कोई वर्किंग नहीं की। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये 89 क्वेश्चन में गिवन था? सोच समझ के जवाब देना। क्या ये 89 क्वेश्चन में गिवन था? क्या ये डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन थी? क्या ये 21 क्वेश्चन में गिवन था? ये 122 ऑटोमेटिकली आ गया। क्या ये 22 का डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्वेश्चन से नजर आ रहा था? क्या ये 45 का डिफरेंस भी क्वेश्चन में नजर आ रहा था? क्या ये क्रेडिटर का डिफरेंस नजर आ रहा था? क्या ये प्रीपेड एक्सपेंस भी नजर आ रहा था? तो मैं 52 तक पहुंच गया और मुझे एक भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं। ये समझ आई बात? ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन, मतलब पेपर में लिखा हुआ है, आपके सवाल में लिखा हुआ है। ऊपर वाले मेथड में आपको एक एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ी थी, याद है? इतनी वर्किंग करनी पड़ी थी। देखो 1 2 3 4 5 6 तकरीबन वर्किंग आपको करनी पड़ी थी। और इनडायरेक्ट मेथड में मुझे कोई वर्किंग करने की जरूरत है। इनमें से ऐसी चीज बताओ जो सवाल में नहीं थी। क्या ये बात समझ आई है? अच्छा, तो बच्चों कैश जेनरेट ऑपरेशन के नीचे अब अगला सवाल, सर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों लिखा? सवाल था आपका बहुत इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों लिख रहे हैं और जमा क्यों कर रहे हैं? बच्चों क्या इस इंटरेस्ट की प्लेस नीचे थी? वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे माइनस होगा। समझ आया बात? और नीचे बच्चों एक और चीज माइनस होगी, वो क्या होगी? टैक्स पेड। अब अगला सवाल ये है कि सर जी ऊपर तो हमने कहीं टैक्स लिखा ही नहीं। बच्चों ये 89 जो मैंने प्रॉफिट लिखा है, ये टैक्स माइनस होने से पहले का लिखा है कि बाद का लिखा है? पहले का लिखा है। इस 89 में बाकी सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, लेकिन क्या चीज एडजस्ट नहीं हुई? टैक्स एडजस्ट नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्ट हुई पड़ी है, इसमें सेल एडजस्ट हुई पड़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडजस्ट हुए पड़े हैं, डेप्रिसिएशन माइनस हुई पड़ी है, लेकिन क्या चीज अभी तक माइनस नहीं हुई? टैक्स माइनस नहीं हुआ। इसलिए मैंने टैक्स को रिवर्स नहीं किया। मैंने इंटरेस्ट को रिवर्स क्यों किया? क्योंकि वो माइनस हुआ पड़ा था। मैंने टैक्स को रिवर्स क्यों नहीं किया? क्योंकि वो माइनस नहीं हुआ पड़ा था। टैक्स माइनस होने के बाद मेरा प्रॉफिट 59 आता। अगर मैं यहाँ पे 89 की बजाय 59 लिखता तो फिर मुझे टैक्स भी रिवर्स करना पड़ता, लेकिन टैक्स तो मैंने माइनस किया ही नहीं। टैक्स माइनस होने से पहले की फिगर लिखी है कि बाद की? पहले की, तो टैक्स तो कभी माइनस हुआ ही नहीं, तो टैक्स क्या ऐड कर दे वापस? टैक्स ऐड करने की नौबत नहीं आई। लेकिन नीचे टैक्स पेड लिखेंगे। टैक्स पेड लिखेंगे तो टैक्स एक्सपेंस लिखेंगे? पेड। याद रखना बच्चों, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इंटरेस्ट पेड है? ये इंटरेस्ट पेड है। हर एक चीज अब पेड आएगी। तो बच्चों टैक्स एक्सपेंस तो 30 है, लेकिन टैक्स पेड कितना है? 29 है। वो 29 यहाँ पे माइनस होगा और कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा बच्चों। कल भी हमारा आंसर 2 ही आया था, याद करें, कल भी हमारा आंसर 2 आया था, आज भी हमारा आंसर क्या है बच्चों? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों समझ आ गए कि नहीं समझ आए? बाद आजा पुत्र, बाद आजा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, समटाइम माइक आप कहेगा इंटरेक्ट से करें, तो इंटरेक्ट से क्यों करेंगे? वो तो हम देख रहे हैं ना, अगर ना देखे फिर भी यकीन आ जाएगा कि मैच हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ए हौसला। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ जी, जरा ऊंचा बोल। ओए ओए खामोश हो 1 मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ देखो बच्चे, इस सवाल में ना, इस सवाल में हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड मैच कर रहे हैं। क्यों बोला? ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था इसका। अगर इसका ओपनिंग क्लोजिंग होता तो बच्चों गौर से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या इन दोनों बातों में फर्क है? ऊपर वो वैल्यू आ रही है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जमा हुई पड़ी, और नीचे वो वैल्यू आ रही है जो पे की है। इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड सेम है। क्या है? सेम है। अगर ये सेम ना होता तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सवाल में दिया जो गया होता, तो उसकी वजह से फर्क आ जाता। ऊपर 23 होता, नीचे 21 होता। बात लगी? ऊपर हमेशा क्या लिखेंगे? एक्सपेंस, और नीचे हमेशा क्या लिखेंगे? पेड। ये बात याद रखो। और समझ आ गई बात? चलो बच्चों, जरा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो हमारी बनी है ना, उसको क्लियर करते हैं। ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट, इन ए क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, if a statement of financial position is given, then it means that all accounting entries should have been correctly made and recorded unless there is any indication in the question. क्या मतलब है? वो कहता है अगर आपको बैलेंस शीट बना के दी गई है और प्रॉफिट और लॉस भी बना के दिया गया है, तो क्या हम यकीन कर सकते हैं कि उसने सही बनाया होगा, या हर चीज पे शक करेंगे? ठीक है नहीं? जब तक वो हमें बताएगा, जब तक वो हमें बताएगा कभी डेप्रिसिएशन गलत हुई है, उस वक्त यकीन करेंगे। और अगर उसने कुछ नहीं बताया तो क्या अज्यूम करेंगे कि सब कुछ ठीक है। अब आगे सुने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैन बी प्रेजेंटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों? कि आपने कोई प्रोमिसरी नोट बाय कर लिया, नाम सुना सुना सा लगता है मेरा ख्याल। कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कर लिया 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, कुछ भी टाइम के लिए आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है, या कोई बॉन्ड्स परचेज कर लिए, 6 महीने बाद आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए, वहां से पैसे ले लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो उसको हम कैश मान सकते हैं? क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश माना जा सकता है? ये अगला पॉइंट यही कह रहा है कि हाँ आप उसको मान सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है, आप उसको कैश में लिखें, आपकी मर्जी है, आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखें, दोनों बातें ठीक है। Do not include short-term investment in cash and cash equivalent unless maturity date is given. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या, ये याद रखना है आपने। अच्छा, इसका मतलब आपने याद रखना है बच्चों। फर्ज करो जी आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है, यकम जनवरी को, इन्वेस्टमेंट कब किया जी?
1 जनवरी को, और ये इसके ऊपर पैसे कब वापस मिलेंगे? पैसे वापस मिलेंगे 31 मार्च को। बच्चों कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है? 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। अगर 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये कैश ही है। उसको हम किस में शामिल करेंगे? कैश में शामिल करेंगे। क्लियर है? लेकिन बच्चों अगर वो ये बताए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ओए अब जिसकी आवाज आ गई इंशाल्लाह फेल है। मैं खुद दुआ करूंगा कि अल्लाह करे वो फेल हो रहे। आपको वैसे समझ नहीं आती जब तक बददुआ ना दे आपको। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने की है जी 1 जनवरी 2020 को, ठीक हो गया, और मेच्योरिटी डेट क्वेश्चन में नहीं गिवन। मेच्योरिटी डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है? नहीं, मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है। और अगर इसकी मेच्योरिटी डेट अवेलेबल नहीं है तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश, इसको कैश में शामिल नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो आएगा, लेकिन कैश के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में शामिल नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी, ये बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? 3 महीने अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो कैश का हिस्सा है, और अगर 3 महीने से ज्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। और हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। अब अगला पॉइंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कैन बी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज बैंक ओवरड्राफ्ट और कैन बी क्लासिफाइड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपकी मर्जी है कि शॉर्ट टर्म जो बैंक से पैसे लिए हैं महीने के लिए या 2 महीने के लिए, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है जी, अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे तो बच्चों वो आपके कैश का हिस्सा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा जरा गौर से देखिएगा। अब बच्चों 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021, फर्ज करो बच्चों कैश का बैलेंस पड़ा था आपके पास 100 मिलियन, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है 120 मिलियन, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास पड़ा है 20 और क्लोजिंग पड़ा है 30। तो बच्चों आप ये नहीं कह सकते कि ओपनिंग कैश का बैलेंस 100 रुपया है। आप क्या कहेंगे कि ओपनिंग कैश का बैलेंस कितना है आपके पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास 80 है और क्लोजिंग 90 है। आपने सवाल में 80 और 90 यूज करना है। आप कैश वाले बैलेंस को इंडिविजुअली यूज नहीं करेंगे और आप बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को भी इंडिविजुअली यूज नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, और इसके साथ बच्चों अगर फर्ज करो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कोई नहीं और क्लोजिंग है 10 की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कोई नहीं है, साल के शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, लेकिन साल के एंड पे 10 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बच्चों क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सोच लो।
तो बच्चों किन चीजों को जमा करके कैश इक्विवेलेंट बनाएंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों को इकट्ठा करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कब यहां पे लिखेंगे, कब नहीं लिखेंगे? बच्चों अगर उसकी मेच्योरिटी का टाइम 3 महीने है तो वो यहां पे शामिल होगा, और अगर टाइम नॉट गिवन इन क्वेश्चन तो शामिल नहीं होगा। ये बात याद रखनी है आपने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे जब हमने कैश की बात करनी है कि साल के एंड पे कितना कैश अवेलेबल था। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त शामिल करेंगे जब क्या होगा, 3 महीने की बात की जाएगी। अगर क्वेश्चन में मेच्योरिटी डेट गिवन है तो सोचेंगे, अगर गिवन नहीं है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ये बात हजम होगी अच्छी तरह से। अब आगे, if information is available then always prepare separate ledger of cost and accumulated depreciation। हाँ जी, अगर सवाल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अलहदा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अलहदा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम अलहदा अलहदा उसके लेजर अकाउंट बनाएंगे। सिमिलरली इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, प्रिपेयर सेपरेट लेजर ऑफ डेटर्स विदाउट डिडक्टिंग द प्रोविजन एंड सेपरेट लेजर्स ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो अगर डेटर के अलहदा बैलेंस गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अलहदा बैलेंस गिवन है, तो उसका भी क्या करेंगे, अलहदा अलहदा अकाउंट बनाएंगे। If there is no information about items of income statement, then statement of cash flow cannot be prepared by using direct method। अब समझ आइए कि क्यों हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों सवाल में आई कैप हमें सेल ना बताए तो क्या डेटर अकाउंट बना सकते हैं? अगर आई कैप सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू ना बताए तो क्या क्रेडिटर अकाउंट बन सकता है? अगर सवाल में आई कैप ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वैल्यू ना बताए तो अदर एक्सपेंसेस पेड का अकाउंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट मेथड हर जगह पे अप्लाई होगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ किस जगह पे अप्लाई होगा, जहां पे इनकम स्टेटमेंट की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर इनकम स्टेटमेंट की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी, आप चाह के भी डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सीधी सी बात है, जब सेल गिवन नहीं है डेटर बना ही नहीं सकते, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन नहीं है आप परचेजेस निकाल ही नहीं सकते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है आप एक्सपेंस पेड निकाल ही नहीं सकते, आप जो मर्जी कर ले। तो बच्चों इनडायरेक्ट मेथड दुनिया के हर सवाल पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ कहां पे अप्लाई होगा? डायरेक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ उस सवाल पे अप्लाई होगा जहां पे इनकम स्टेटमेंट बना के दी जाएगी, जहां पे सेल्स की वैल्यू अलहदा गिवन होगी, कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू अलहदा गिवन होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलहदा गिवन होगी। क्लियर है पॉइंट? ऑलवेज प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। हमेशा किस मेथड को फॉलो करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे, अनलेस एग्जामिनर रिक्वायर टू यूज द डायरेक्ट मेथड। जब एग्जामिनर अपने मुंह से कहेगा ना कि भाईजान डायरेक्ट मेथड से सवाल करो, तो डेफिनेटली वो फिर हमें इनकम स्टेटमेंट भी देगा, डेफिनेटली वो हमें इनकम स्टेटमेंट भी देगा, तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। लेकिन अगर आई कैप इनकम स्टेटमेंट भी दे और बैलेंस शीट भी दे, लेकिन हमें कुछ नहीं कह रहा, हमें बस ये कह रहा है कैश फ्लो बनाओ, हमें नहीं बता रहा डायरेक्ट से बनाओ इनडायरेक्ट से बनाओ, हमारे पास दोनों ऑप्शन, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? हमारे पास दोनों ऑप्शन है, डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों डायरेक्ट में हर लाइन के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन इनडायरेक्ट में कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी? तो ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। कर लोगे जी? हौसला कर लो। अच्छा जी बच्चों, ये मैंने आपको सवाल दिया था कि नहीं दिया था? दे दिया था। ट्रायंगल लिमिटेड का सवाल दिया था,
और मैंने कहा था यूजिंग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने नहीं बनाई। हो गई थी? डायरेक्ट से कर लिया था, इनडायरेक्ट से भी हो गया था, इनडायरेक्ट से नहीं हुआ। हाँ, इनडायरेक्ट मेथड आज हमने पढ़ा। अच्छा बच्चों, और सुन लो, ये क्वेश्चन नंबर सुन ले, इस क्वेश्चन का पार्ट